कहानी की शुरुआत नॉर्वे से होती है और यह सन 1920 का समय होता है। तभी थॉर नाम का एक बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर खेलने आता है। वह देखता है कि पानी के भीतर 2 आइस क्यूब तैर रहे हैं और उनमें से एक आइस क्यूब के ऊपर आरी रखी हुई है। जब यह बच्चा उस आरी को लाने के लिए आइस क्यूब पर छलांग लगाता है तो उस ठंडे पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त थॉर को पानी से निकालकर उसकी जान बचाता है। जब थॉर को घर लाया जाता है तो उसके माता पिता उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि वादा करो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, लेकिन मानो थॉर के ऊपर उनकी बातों का कोई असर ही ना हो। अब कहानी समय में आगे जाती है और सन 1937 का समय दिखाया जाता है। थॉर अब बड़ा हो चुका है और इस समय वह अपनी गर्लफ्रेंड लिव के साथ पोलिनेशिया आइलैंड पर आया हुआ है। दरअसल थॉर पेशे से एक एथनोग्राफर और एडवेंचरर है जो यहाँ रहने वाली ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है। पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल द्वीप है जो हजारों छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग सदियों से समुद्री यात्रा करने और दूर दूर तक बसने में माहिर रहे हैं। फिर एक दिन थॉर आइलैंड पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी से मिलता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे पूर्वज कहाँ से थे और वो लोग इस आइलैंड तक कैसे पहुंचे। जिसके बाद यह बूढ़ा आदमी पूर्व दिशा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि सब कुछ पूर्व से ही आता है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, बिजली और हमारे देवता कंटकी सन गॉड हमें इस आइलैंड पर लेकर आए थे। उन्होंने हमें पूरब से पश्चिम तक पहुंचने की दिशा दिखाई। हालांकि पूरी दुनिया भी यही मानती है कि आज से 1500 साल पहले पोलिनेशिया आइलैंड के जो लोग हैं वो एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन थॉर को इस थ्योरी पर विश्वास नहीं था। उसका मानना है कि पोलिनेशिया लोग एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से हैं। फिर वह बूढ़ा आदमी इन्हें एक मूर्ति दिखाता है जो इनके टिकी देवता की थी। अब थॉर अपनी 10 साल की रिसर्च लेकर सन 1946 में न्यूयॉर्क आता है। वह अपनी थ्योरी में यह साबित करना चाहता था कि पोलिनेशिया आइलैंड के लोग साउथ अमेरिकन हैं, लेकिन कोई भी पब्लिशर उसकी यह बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज से 1500 साल पहले साउथ अमेरिकन के पास ना तो ऐसे जहाज थे और ना ही किसी तरह की कोई बोट्स हुआ करती थी। इसीलिए उसकी इस थ्योरी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ओशियन में 8000 किलोमीटर का इतना लंबा सफर तय करना नामुमकिन है। लेकिन थॉर दावा करता है कि वो लोग राफ्ट से आए थे। इस बात पर पब्लिशर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम भी पेरू से पोलिनेशिया तक राफ्ट से जाओ। अगर तुम उस आइलैंड तक पहुंच गए तो मैं तुम्हारी किताब छाप दूंगा। दरअसल पब्लिशर को यकीन था कि कोई भी इंसान 8000 किलोमीटर का सफर एक राफ्ट के जरिए नहीं तय कर सकता, लेकिन थॉर को अपनी थ्योरी पर पूरा विश्वास था और वह किसी भी कीमत पर इसे सही साबित करना चाहता था। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। इसीलिए थॉर कुछ मैगजीन वालों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह साउथ अमेरिका से पोलिनेशिया के बीच का सफर राफ्ट से तय करेगा, जो कि 8000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन थॉर की बात सुनकर मैगजीन वालों को भी उस पर यकीन नहीं होता और वो लोग यह कहकर मना कर देते हैं कि हम आत्महत्या करने वालों को फंडिंग नहीं करते। लेकिन थॉर ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह कुछ लोगों से एक बार में मिलता है। ये वो लोग हैं जो समंदर में काफी समय बिता चुके हैं। वह उन्हें राफ्ट का स्क्रैच ड्रॉ करके समझाने लगता है, जिसके जरिए वह लोग 8000 किलोमीटर का यह सफर तय करेंगे। तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि मैंने नॉर्थ अटलांटिक में 22 दिन बिताए हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक राफ्ट के जरिए इतना लंबा सफर तय करना नामुमकिन है, क्योंकि जिन लकड़ियों को तुम रस्सी से बांधोगे वह कुछ ही दिनों में गल कर टूट जाएंगी और ऐसा करना सरासर आत्महत्या होगा। इसीलिए हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन इस बार में एक और भी शख्स बैठा था जो थॉर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह उस स्केच को लेकर थॉर के पास जाता है और कहता है कि इस सफर में मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। मेरा नाम हरमन है और मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन फिलहाल रेफ्रिजरेटर बेचता हूं। हालांकि ये दोनों जानते थे कि उनमें से कोई भी सेलर नहीं है, लेकिन थॉर को अपनी टीम का पहला साथी मिल जाता है। फिर अगले दिन थॉर अपनी वाइफ से बात करता है और बताता है कि वह पेरू से पोलिनेशिया आइलैंड जा रहा है ताकि वह अपनी थ्योरी को सही साबित कर सके। इसीलिए वह क्रिसमस पर घर नहीं आ पाएगा। हालांकि लिव उसे इस यात्रा पर जाने से मना करती है। वह कहती है कि थॉर तुम्हें तैरना भी नहीं आता और बच्चे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन थॉर अपनी 10 साल की मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए वह नहीं रुकता। अब अगले दिन थॉर और हरमन पेरू पहुंचते हैं, जहां उनकी टीम में 3 और लोग शामिल हो जाते हैं। इनमें से एक थॉर के बचपन का दोस्त भी था जिसने पानी में डूबने से उसकी जान बचाई थी, जबकि बाकी 2 लोग रेडियो ऑपरेटर और नेविगेटर होते हैं। जिसके बाद थॉर उन्हें एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि हम इन लकड़ियों की मदद से एक राफ्ट तैयार करेंगे, जिसके अंदर सेम मेथड और मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि आज से 1500 साल पहले टिकी किया करते थे।
क्योंकि अगर हमने इस राफ्ट को बनाने में किसी भी मॉडर्न चीज का इस्तेमाल किया तो हमारी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। हालांकि उन्हें राशन और कुछ जरूरी चीजों को जुटाने के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत थी। इसीलिए थॉर एक बिजनेसमैन से मिलता है और बताता है कि हम लोग राफ्ट के जरिए 8000 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं, ताकि हम साबित कर सकें कि पोलिनेशिया आइलैंड के लोग साउथ अमेरिका से आए थे, न कि एशिया से। हालांकि इस आदमी को भी यह सफर नामुमकिन लगता है, लेकिन वह थॉर पर यकीन करके उन्हें फंडिंग दे देता है, जिसके बाद इन्हें इनकी जरूरत का सभी सामान मिल जाता है। साथ ही यह खबर अखबार में भी छप जाती है, जिसके अगले दिन एक शख्स थॉर की टीम में शामिल होने आता है, जो एक फोटोग्राफर था। थॉर को भी इस सफर में एक फोटोग्राफर की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए वह इस आदमी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब अगले कई दिनों तक सब लोग मिलकर राफ्ट बनाने में जुट जाते हैं। जब इनकी राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो थॉर जाने से पहले अपनी पत्नी से बात करता है, जो उसके इस सफर पर जाने से काफी नाराज थी, क्योंकि उसे डर था कि शायद थॉर इस मुश्किल सफर के बाद कभी वापस नहीं लौटेगा। अब 28 अप्रैल सन 1947 के दिन यह लोग राफ्ट को पानी में उतारते हैं, जहां इनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद इनकी राफ्ट को एक बोट से खींचकर बीच समंदर में छोड़ दिया जाता है, जहां थॉर और उसके 5 साथी लगभग 100 दिनों का यह लंबा सफर तय करने वाले थे। इस राफ्ट पर खाने पीने का कुछ सामान, एक सेफ्टी बोट और एक रेडियो होता है, जिनका इस्तेमाल यह लोग इमरजेंसी में करेंगे। इस सफर पर इनके साथ 2 और भी साथी थे, जो एक केकड़ा और एक तोता होता है। थॉर अपनी इस राफ्ट का नाम टिकी रखता है। अब यह लोग धीरे धीरे अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब जब एक रात ये सब लोग सो रहे थे तो समंदर में तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान आता है, जिसके बाद थॉर सेल को नीचे खींचने के लिए डेक पर जाता है, लेकिन एक तेज झटके के साथ वह पानी में गिर जाता है। थॉर को तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए वह डूबने लगता है, लेकिन समय रहते उसके साथ ही उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान जाते जाते बचती है। अब अगली सुबह जब सब लोग नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि इनकी राफ्ट काफी हद तक टूट चुकी है, जिसे यह लोग वापस से ठीक करने में जुट जाते हैं। अब इस राफ्ट पर सफर करते हुए इन्हें कई दिन बीत चुके थे और सफर के साथ इनके चैलेंज भी बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन इन्हें बहुत बड़ी वेल दिखाई देती है और जब वो इनकी राफ्ट के नजदीक आती है तो थॉर उसे कैमरे में शूट करने लगता है, लेकिन उसका साथी हरमन इतनी बड़ी मछली देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वेल उनकी राफ्ट को पलट देगी, इसीलिए वह हारपून से वेल पर हमला कर देता है, लेकिन हारपून में रस्सी बंदी होने की वजह से राफ्ट गोल गोल घूमने लगती है। तभी इनका एक साथी एरिक पानी में गिर जाता है, लेकिन वह किसी तरह तैरकर ऊपर आता है, जिसके बाद एरिक और हरमन के बीच बहस हो जाती है, लेकिन थॉर उन्हें शांत करवाता है। वह कहता है कि इस राफ्ट का कैप्टन मैं हूं, इसीलिए कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। फिर अगले दिन हरमन देखता है कि राफ्ट की एक रस्सी खुल गई है। जब वह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पानी में फेंकता है तो वह किसी पत्थर की तरह डूब जाता है, जिसका मतलब है कि जो लकड़ियां हैं वो पानी को सोख रही हैं। फिर थॉर अपने एक साथी को राफ्ट के नीचे भेजता है। चेक करने पर पता चलता है कि ज्यादातर रस्सियां गलकर टूट गई हैं। तभी अचानक वहां सार्क आ जाती है, लेकिन वह जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब हरमन, जो काफी डरा हुआ था, वह कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना हम सब के सब डूबकर मर जाएंगे। फिर यह लोग रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका रेडियो भी खराब हो जाता है। फिर थॉर सेफ्टी बोट में बैठकर राफ्ट से दूर जाने लगता है, ताकि वह इस सफर को कैमरे में कैद कर सके। हालांकि यह बात वह अच्छे से जानता था कि सार्क उस पर कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन वह यह खतरा मोल लेता है। अब जब वह राफ्ट की तस्वीर ले रहा था, तभी एक सार्क उसके नजदीक आती है और इससे पहले कि वह उस पर हमला करती, थॉर के साथी उसे जल्दी से राफ्ट पर खींच लेते हैं। इस तरह थॉर की जान तो बच जाती है, लेकिन हरमन काफी उदास था। उसे डर सता रहा था कि राफ्ट डूबने वाली है, क्योंकि जिन रस्सियों से वह बंधी हुई थी वह गलकर टूट चुकी हैं। तभी उनका वह पालतू तोता उड़कर पानी में चला जाता है और एक सार्क उसे भी खा जाती है। इस बात से तोते का मालिक बहुत गुस्से में था और जिस सार्क ने उसके तोते को खाया था वह उसे पूंछ से पकड़कर राफ्ट के ऊपर खींच लेता है और लगातार चाकू से हमला करके उसे मार देता है। लेकिन जब खून पानी में जाता है तो बहुत सारी सार्क अट्रैक्ट होकर राफ्ट के नीचे घूमने लगती है। तभी हरमन, जो पहले से ही काफी डरा हुआ था, वह एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर मॉडर्न मटेरियल से बनी हुई वायर रखी थी। हरमन कहता है कि हमारे बचने का बस यही एक तरीका है, अगर हमने इस राफ्ट को तार से नहीं बांधा तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। लेकिन थॉर को पूरा यकीन था कि उनकी यह राफ्ट नहीं डूबेगी, क्योंकि उन्होंने इस राफ्ट को ठीक वैसे ही बनाया है जैसे 1500 साल पहले टिकी बनाते थे। इसीलिए हम यह सफर बिना किसी आधुनिक चीज के इस्तेमाल किए बिना ही पूरा करेंगे। जिसके बाद थॉर उन वायर्स को पानी में फेंक देता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाता है, जिसके बाद उसके चारों तरफ सार्क आ जाती है
हरमन को तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए वो लोग उसे बचाते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि इनके सामने वही आइलैंड है जिसके लिए इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है। अब इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस यात्रा से इन लोगों ने साबित कर दिया कि पोलिनेशिया के जो लोग हैं वह साउथ अमेरिका से आए थे, ना कि एशिया से, जिसके बाद पोलिनेशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।